सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। IMF की जानिब से कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। IMF पैकेज की मंजूरी के बाद मुल्क के तमाम सेक्टर्स में एक बहस छिड़ गई है कि IMF ने किन सख्त शराइत पर पाकिस्तान को ये बेल आउट पैकेज दिया है। मुल्क की मईशत के आशारिये इस वक्त मुस्बत नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन मईशत के लिए चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, जिसकी तरफ IMF ने भी इशारा किया है। IMF के मुताबिक महंगाई में नुमायां कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को कमज़ोर हुक्मरानी समेत दीगर बड़े चैलेंजेस का सामना है। एलामिया में बताया गया है कि पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी गई है। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह यानी 3 साल से ज़्यादा अरसे पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में इकनॉमिक ग्रोथ रेट 2.4% तक पहुँच गया है। एलामिया में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने 2023-2024 में स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मुसलसल पॉलिसी पर अमल दरामद किया। इस पॉलिसी के जरिए इक़्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई में नुमायां कमी हुई है, जो कि एक हिस्से तक आ गई है, यानी सिंगल डिजिट में अब ये पहुंच गई है। मुनासिब मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसियों के सबब करंट अकाउंट खसारा काबू में रखने में मदद मिली और इस अमल से ज़र मुबादला के ज़खायर को दोबारा से बेहतर बनाने का मौका मिला। स्टेट बैंक ने जून से अब तक पॉलिसी रेट में 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। IMF के मुताबिक मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और रियासत का ज़्यादा अमल दखल सरमायाकारी में रुकावट बनते हैं। टैक्स बेस तंग होने की वजह से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरा करना मुश्किल होता है। एलामिया में कहा गया है कि गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफ़ी है। बुनियादी ढांचे में नाकाफ़ी सरमायाकारी ने माशी सलाहियत को महदूद कर दिया है। IMF ने अपने एलामिया में खबरदार भी किया है कि अगर मुनासिब इस्लाहाती एडजस्टमेंट पर जोर ना दिया गया और ये रिफॉर्म्स ना हुई तो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के मुकाबले में पीछे रहने का खतरा बढ़ जाएगा। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। सरकारी इदारों की इस्लाहात और अवामी खिदमात की फराहमी में बेहतरी भी मकसद है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से भी ख्यालात का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करना है। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो इस बुनियाद पर ही इमारत खड़ी होगी। वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि IMF के इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो इस्लाहात करनी होंगी। हमें माजी को भूल कर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ना होगा। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करने और उसे आखिरी प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पॉलिसी साजी करनी पड़ेगी, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और फिर इन सारी चीज़ों पर तेज़ी के साथ अमल दरामद भी ज़रूरी है। 37 माह में पाकिस्तान अगर अपनी माशी पॉलिसीज़ को बेहतर नहीं बनाता और माशी इस्तेहकाम नहीं आता तो हमें नए प्रोग्राम की तरफ भी जाना पड़ सकता है, जो मुल्क के लिए किसी तौर भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस प्रोग्राम से पाकिस्तान की मौजूदा माली साल में $26 अरब की जो फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी उस सिलसिले में भी उसे मदद मिलेगी। कुछ माशी माहिरीन इस बात का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के बाद हुकूमत माशी अहदाफ को पूरा करने के लिए बिजली के टैरिफ और टैक्स इस्लाहात के ज़रिए टैक्सेस का मज़ीद बोझ आवाम पर डाल देगी। एक आम आदमी और ख़ास तौर पर फिर मुल्क की सनती शोबा इससे खासा मुतासर हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के बोर्ड मेंबर अशफाक तौला साहब, हमारे माशियात भी हैं। अशफाक तौला साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। अब वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, ये प्रोग्राम मिलने के बाद जो IMF का प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान को मिला, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब ये आखिरी प्रोग्राम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं। अब अगर संजीदगी के साथ ये रिफॉर्म्स करने हैं तो आपकी सजेशन क्या है कि वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हो सकते हैं जो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं? बात यह है कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका हुआ था तो वो सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपने एग्री कर लिए और उसके बाद आपने एक बजट भी बनाया। उसमें उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ आपने अपने टारगेट फिक्स किए। अव्वल तो ये बात चले अच्छे, इस वक्त के हालात के हिसाब से अगर हमें एक IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिल गई है स्पेनिंग ओवर 3 ईयर, तो IMF का मतलब ये होता है कि 3 साल में अगर IMF हमें $7 बिलियन देगा, सब्जेक्ट टू रिव्यूज होंगे जो पीरियोडिक रिव्यू होते हैं इनके। और अगर उसके हिसाब से अगर हम उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे जो हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में किए, अनलेस कि कोई और नई कंडीशन ना आ जाए या कोई और कंडीशन वेव ना हो जाए, उन्हीं पे हमें अमल पैरा होके हमें डिफरेंट मौकों पे किस्तें मिलेंगी। और इसके अलावा हमारे जो विंडोज खुल गई हैं वो ADB की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की या वर्ल्ड बैंक की या डिफरेंट और इदारे होंगे, इनसे खुल गई है। एक छोटा सा हमें एक और विंडो मिल जाएगा कि हम बॉन्ड मार्केट में, सुकूक मार्केट में या कमर्शियल लोनिंग के लिए जा सकते हैं।
तो ये सारी चीजें तो चले अपनी जगह पे ठीक है, बट अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वही थे जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में थे, तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो आपका ये था जो आईएमएफ ने हमें कहा है कि जी आप अपनी ट्रेड को ओपन करें। और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ट्रेड ओपन की तो आपके तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बाकी उड़ जाएंगे। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रिक्वायर्ड है वो मैं नहीं समझता कि हम ठीक कर सकेंगे। दूसरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारी थी कि जी हमें टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना है और डिफरेंट सोर्सेज से जो अनटैप सोर्सेज या अनटैक्स्ड सोर्सेज हैं उनको हमें टैप करके टैक्स करना था, जिसमें आपके दुकानदार थे, जिसमें रियल एस्टेट है, जिसमें एग्रीकल्चर है। आपने रियल एस्टेट का देख लिया हाल के वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल पे आ गए। और ये मैं समझता हूँ चले कम से कम स्पेकुलेशन तो गिर गया, बट मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री भी गिर गई है। दुकानदारों का आपने देख लिया है कि अब आपको बाय हुक और बाय क्रुक एक नया एसआरओ या ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा जिसके तहत उनको यू हैव टू क्लिप देयर विंग्स कि जी आपने मस्ट टैक्स फाइल करना है या रिटर्न एटलीस्ट फाइल करना है, वरना आप नॉन फाइलर हो जाएंगे, बहुत सारी कदगने आ जाएंगी। लेट अस रिव्यू कि कैसे आता है। तीसरा आपने एक लगाया था एग्रीकल्चर टैक्स जो कि जनवरी से नाफिज अमल होगा और वो सूबों की उसमें आएगा। तो मुझे उससे कोई ज्यादा होप नजर नहीं आ रही है। आपने पहले क्वार्टर का टारगेट देख लिया, 100 बिलियन के करीब आप 2 महीनों में माइनस में और मजीद माइनस में आप जाने का आपका इम्कान है इस क्वार्टर के अंदर। इसलिए आप एक मनी बजट की बात कर रहे हैं अराउंड 650 बिलियन रुपीज का नया। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपके ऐसे नहीं होंगे। देखिए आपका मेन ये ट्विन डेफिसिट में आप जब जाते हैं तो आप जैसी इकोनॉमी को आपको बड़ा इट्स अ फ्रेजाइल इकोनॉमी एंड यू हैव टू हैंडल विद केयर। देखिए ये बेंचमार्किंग नहीं होती है, बहुत आसान है आईएमएफ से आप एग्रीमेंट कर लें और आप उनके बेंचमार्क को देख लें, बट उन बेंचमार्क की इवैल्यूएशन करना कि क्या ये बेंचमार्क अगर मैं पूरे करता हूं तो मेरी इकोनॉमी के पॉजिटिव इम्पैक्ट कब आएंगे और कैसे आएंगे, ये सिर्फ आपको एक ही प्रोग्राम में मिलेगा आईएमएफ और पाकिस्तान के, दैट इज 2013 टू 2016। उसको अगर आप देख लें तो वहां हमने आईएमएफ के बेंचमार्क भी पूरे किए थे और तो मैं ये समझता हूं, जो मैं समझता हूं वी कैन नॉट डाउट इज इंटेग्रिटी, बिल्कुल इंटरेस्टेड हो गए तो उस प्रोग्राम को उनका अपना बेंचमार्क। तो अशफाक साहब ये बताइएगा कि बुनियादी मसला हमारी प्लानिंग में है या एग्जीक्यूशन में है जो हम इन रिफॉर्म्स को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? यानी हम प्लानिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, या फिर प्लानिंग तो हमारे पास प्लान्स तो सब मौजूद हैं, पूरी रिसर्च और पेपर वर्क तो तैयार है, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम जब भी देखते हैं कोई एक्शन हुकूमत लेती है तो ना उसकी रेट एग्रीकल्चर सेक्टर पर चल पाती है, ना रियल एस्टेट सेक्टर उसकी रेट में आ पाता है, ना ये ताजिर हजरात हुकूमत की बात आराम से मानते हैं। तो या आखिर अपनी रेट को कोई कायम क्यों नहीं कर पा रही है हुकूमत? और अगर ये रेट कायम नहीं रहेगी तो ये रिफॉर्म प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? फिर आपके प्रोग्राम में मैं बाकी पूरे मीडिया पे भी कह चुका हूँ कि ये सारे ताजिर जो अभी आजकल हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इंक्लूडिंग नईम मीर साहब, जितने भी थे, अतीक मीर साहब थे, जो भी थे, ये मुझसे लास्ट ईयर आके एग्री कर गए थे कि 1% टैक्स देने के लिए वो तैयार थे। सही, ठीक है जी। और उन्होंने कहा था जहां से हम परचेजेस करें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आप ले लें, तो हमने कहा चले एटलीस्ट लेट्स बिगिन इट, और हमारा टारगेट था 200 से 250 बिलियन। अब जब आप उनको फाइलर और नॉन फाइलर के चक्रों में, एटीएल और नॉन एटीएल के चक्रों में उलझाओगे ना तो ये कभी नहीं आएंगे। देखिए जब भी कभी इस किस्म की आप कोई पॉलिसी ले आते हैं तो आपको ग्रेजुएट करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप नर्सरी के स्टूडेंट को कहो कि नहीं यूनिवर्सिटी का पेपर दे दो। तो हमने वो स्कीम इस तरीके से की थी, 3 मेंबर ऑफ द एफबीआर मेरे साथ थे, 6-7 चीफ जो होते हैं और 8-10 सेक्रेटरी, हमने मिलकर नेगोशिएट किया था, रिटर्न का फॉर्मेट भी एग्री हो गया था, सब कुछ एग्री था। मगर आई डोंट नो अल्लाह आलम बिस्सवाब कैसे ये रुक गया मुझे नहीं पता, बट वो एग्री कर गए थे और उसी स्कीम को अगर लाते तो बेहतर होता। अब चले दूसरी स्कीम लेके आए, अल्लाह कामयाब करे, मगर उस स्कीम में और इस स्कीम में काफी फर्क है अरबाब साहब। और अगर वो स्कीम होती तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आज 60 से 70 लाख नया टैक्स पेयर आपके पास आ चुका होगा। आप जितनी आसानियां पैदा करेंगे ना उतने टैक्स पेयर ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब अशफाक साहब आप ये लगे तो ये भी बता दें कि वो स्कीम जो जिसकी आप बात कर रहे हैं और ये जो बाद में स्कीम आई, ये इसमें दोनों में असल और बुनियादी फ़र्क क्या था? चूँकि उस वक्त वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, अभी ये नाकाम हो गई, तो ये हर स्कीम हुकूमत ला रही है और नाकामी से दो चार हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या था? ताजिर को कहा पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, ताजिर 2 स्कीम में, फिर आपने कहा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो हम आप पे 2.5% टैक्स लगाएंगे और जो फाइलर होगा उस पर हम 0.5% लगाएंगे। देखिए
टैक्स लगाना उनसे लेना अलग बात है। हमारी स्कीम में क्या था कि कहीं ना कहीं से तो ताजिर परचेज करता है, या ताजिर इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट पे टैक्स कट जाता है, ताजिर इंपोर्टर से बाय करता है तो इंपोर्टर काट लेगा, ताजिर लोकल मैन्युफैक्चरर से बाय करेगा तो लोकल मैन्युफैक्चरर काट लेगा। तो उसमें आसानी थी, और ये लॉ की स्कीम में 236G और 236H में मौजूद था। हमें कोई री इन्वेंट ऑफ द होल व्हील नहीं करना था। तो वो बहुत आसान स्कीम थी और वो प्लॉजिबल थी, मेंटेनेबल थी, और ये आराम से इंप्लीमेंट हो जाती। क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा, एक आपका एक तजर्बा होता है, जो एक आपकी तजर्बेकार टीम जब डिस्कस करती है ग्राउंड रियलिटीज को देख के उस रिपोर्ट की बुनियाद पे, जिसमें 100 प्रोफेशनल्स की इनपुट थी, और जो वो थे जिनमें से 90% वो लोग थे जो कि टैक्स की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट थे, चाहे इकोनॉमिस्ट थे, चाहे बिजनेसमैन थे। ठीक है, तो अशफाक साहब, अब ये चलें 4-5 रोज़ में ये प्रोसेस मुकम्मल होता है और पहली किस्त हमें मिल जाती है, वो $1 अरब हो, $1.1 अरब हो। इससे डॉलर की जो इस वक्त वैल्यू है, जो एक्सचेंज रेट है, वो कितना नीचे आ सकता है? चूँकि हमारे प्रोग्राम में कई बार जब भी आपसे बात हुई, आपने बताया कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 235 या चलें उसको एक सेफ साइड के तौर पे 240 आप कंसीडर कर लें, तो ये जो गैप है, क्या इसमें थोड़ी कमी वाकई इससे हो सकती है? मेन मसला ये है कि आपका कोई कंपल्शन है, आई डोंट नो। आपके इस वक्त अगर 40 से 45 रुपए अगर इसमें बिल्ट इन है, तो 8% का इन्फ्लेशन यहाँ पर मौजूद है। और आप ये खुद अंदाजा लगा लें कि वो जो डिनोमिनेटर था, जो आपकी रैम्पेंट डिवैल्यूएशन की वजह से 22% का क्वांटम जंप इन्फ्लेशन में आया था, वो स्टेबल होने की वजह से रिवर्स हो गया है। तो आज आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। अगर आप मजीद गिराओगे, 235 लेके आओगे, तो आपकी इन्फ्लेशन 1% पर है, और उसकी वजह से आपका अगर पॉलिसी रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपकी मईशत को बूस्ट मिलेगा और आपका फिस्कल डेफिसिट कम होगा। रियलिस्टिक जो ये हम स्टेप्स ले रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स अगर आप कम कर दें, और आप रियलिस्टिक जो रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की रिपोर्ट में ली गई है, तो 2.5 ट्रिलियन के नए डायरेक्ट टैक्सेस आप ला सकते हो। और आप एक बात याद रखिएगा, जितने भी रिसर्च पेपर आप उठाएंगे बशमूल हमारे, वो ये कहेंगे कि डायरेक्ट टैक्स अगर आप करोगे तो जीडीपी ग्रोथ में इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, वजारत प्लानिंग हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और ज़ाहिर है कि ये IMF का ये प्रोग्राम पाकिस्तान को मिलना इस वक्त एक ब्रीदिंग स्पेस के तौर पर तो पाकिस्तान की कामयाबी है, लेकिन अब देखना ये है कि इसके नतीजे में हुकूमत कितना मुतारिक होती है। कुछ हुकूमती इदारे हमें फ़ौरी तौर पर इस वक्त एक्टिविटी करते नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर FBR ने जो अपना नया प्लान दिया है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस वक्त हमें बड़ा मुतारिक दिखाई दे रहा है, जिसने नॉन फाइलर्स के खिलाफ अब घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। अब FBR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को ख़त्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियाँ लगाने का एक हतमी फैसला किया है। इन पाबंदियों में से 5 फौरी तौर पर अप्लाई होंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियां, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। तो FBR का यह कहना है कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ इस एक्शन का मकसद टैक्स कंप्लाइंस को बढ़ाना है और टैक्स बेस को वसी करना है। हुकूमत नॉन फाइलर कैटेगरी को ख़त्म कर रही है, जिसका मतलब ये होगा कि वो अफराद जो पहले इन लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए एक मामूली फ़ीस अदा कर दिया करते थे, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल ने यह इंकशाफ किया है कि टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने वाले अफराद के लिए 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। ये इक़दाम FBR के तब्दीली के मंसूबे का हिस्सा है, जिसे वज़ीर आज़म की मंजूरी भी अब हासिल हो चुकी है। एक खबर है जिसके मुताबिक इस पॉलिसी को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिज किया जाएगा और FBR पहले ही इसके कवायद पर काम कर रहा है और कानून की वजारत को इस अमल में शामिल किया जा रहा है। चेयरमैन FBR ने नॉन फाइलर्स की टर्म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ऐसी दर्जाबंदियाँ दुनिया भर में नहीं पाई जाती और इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए और सारी की सारी तवज्जो टैक्स कंप्लायंस करने वाले और ना करने वाले अफराद पर मरकूज होनी चाहिए। FBR जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स के जरिए नॉन फाइलर्स की शनाख्त करेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि पिछले साल नॉन फाइलर्स से सिर्फ 25 अरब रुपए फीस की मद में जमा हुए, जबकि इन अफराद से मुमकिन टैक्स रेवेन्यू अभी भी वसूल नहीं किया जा सका। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि FBR के नॉन फाइलर्स के खिलाफ इस एक्शन का क्या मुस्तकबिल होगा और हुकूमत
इस हिकमत अमली से कितना फ़ायदा हासिल कर सकेगी, क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर हम गुफ्तगू करें। बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सनतकार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। चूँकि ज़ाहिर है कि ये जो पाबंदियाँ लगने जा रही हैं इसका बहुत हद तक एक असर होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ताजिरों को बल्कि बहुत सारे बिजनेस से मुंसलिक लोगों को भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ये क्या समझते हैं आप, ये दुरुस्त इक़दाम है हुकूमत का FBR का? चूँकि पहले एक स्कीम लाई गई, उस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना बिजनेसमैन ताजिर कोई अपने आप को खुद से नहीं उसमें रजिस्टर करवा रहे थे, बहुत कम तादाद थी। तो इसी तरह के इक़दाम की ज़रूरत थी फिर? जी, ये बहुत ही अहम एक फैसला है और ये बड़ा पेंडिंग था और कंप्रोमाइज होते गए। रेट हुकूमत ने नहीं दिखाई पिछली माजी की, और जब प्रेशर बढ़ा तो इस फैसले को शेल्फ करते गए। लेकिन IMF ने इस बात बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करना है, टैक्स नेट बढ़ाना है, और 3 सेक्टर उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए थे जिसमें एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है और रिटेल का सेक्टर है, कि इन तीनों सेक्टर को आपने डॉक्यूमेंट्स में लाना है। ये टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं थे, आज़ाद फिर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें वो लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और वो टैक्स ये उसमें एम्बिट में नहीं आते, उनके डिपेंडेंट जो है वो उसमें शामिल नहीं है, तो वो इस्तिस्ना रहेगी उनको एज ए डिपेंडेंट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत कंसर्न थे कि ऐसा ना हो कि हमारे सिम भी बंद हो जाए और हमारी चीजें भी ट्रैवलिंग वगैरह बंद हो जाए। तो ये बड़ा सोच समझ के किया गया। अब इसका ऑर्डिनेंस इंशाल्लाह आएगा और इस पे अमल दरामद है और फिर ऑर्डिनेंस को बिल की शक्ल में भी पास किया जाएगा। अब ये इस सूरत हाल में अभी भी ना FBR को कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। कल हमारे साथ मौजूद थे बख्तियार मोहम्मद साहब जो तर्जुमान है FBR के, तो उनसे जब इसको अप्लाई करने के हवाले से डेट से मुतालिक मैंने सवाल पूछा कि 1 अक्टूबर से ही अप्लाई होगा या फिर 1 मार्च से अप्लाई होगा जहाँ से वो नया ATL स्टार्ट होता है। तो अभी ये तय ही नहीं हो सका है। अब ये कन्फ्यूजन ये है कि अगर कोई नया टैक्स पेयर है, कोई नया अपने आप को इसमें रजिस्टर करवा रहा है फर्स्ट टाइम, तो वो तो 1 मार्च से जाके उसका इंदराज उस लिस्ट में होगा। तो ये जो दरमियान के 4-5 माह का अरसा है, इस दौरान क्या ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई होंगी या नहीं होंगी? देखिए, ऑर्डिनेंस इंशाल्लाह ये आएगा तो हतमी तारीख आपको पता चल जाएगी। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, कौमी असम्बली का बिजनेस कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी करता हूँ, कराची की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कर रहा हूँ। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने देंगे जिसमें वो चीज़ वर्केबल ना हो या प्रैक्टिकल ना हो। ठीक है इख्तियार बेग साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को हम यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सनतकार हैं। तो मिर्ज़ा साहब, ये इस वक्त जो IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अपनी जगह पर बड़ी सख्त हैं, लेकिन ये बताएगा एक आम तासुर इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी में क्या है। ये जो सख्त इक़दाम अब हुकूमत उठा रही है, ज़ाहिर है पहले हर एक को मौका दिया गया कि आप आएँ खुद को टैक्स नेट में शामिल कर लें। अब इस पर कोई रिएक्शन आने की तो तवक्को नहीं है, चूँकि हम देखते हैं जब भी टैक्स लेने की बात होती है तो ताजिर बरादरी इकट्ठा हो जाती है और फिर ट्रेड बॉडीज सारी एक्टिव हो जाती हैं, फिर वो नेगोशिएशन होती है, फिर मामला वो कहीं दब जाता है। इस बार तो ये नहीं होना, अमली इक़दाम ये वाकई उठाए जाएंगे, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म भी अब इसकी मंजूरी दे चुके हैं। देखिए, ये वेल थॉट ऑफ पॉलिसी है और माजी में इसीलिए नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी कि 20 MNAs लॉ मेकर जाते थे चेयरमैन FBR के पास, शब्बर जैदी के पास, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि फिर हमें पीछे हटना पड़ता था। लेकिन अब तो वो कमिटमेंट है जो IMF से किए हुए हैं, वो मुआहदा है जिसके तहत लोन लिया है, वो कारकर्दगी है और टैक्स टू GDP रेशो है जो बढ़ा के आपने दिखाना है। तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा, हमें अपने रेट को मेंटेन करना है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब फुली ऑन बोर्ड हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इसमें सख्त है कि जो नॉन फाइलर हैं वो एक मजाक था दुनिया में कि भाई फाइलर और नॉन फाइलर साथ साथ चल रहे हैं। तो वो जो है अब लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे जो बोझ बढ़ता गया है, ये आज भी औरंगजेब साहब मेरे साथ बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं दर्जनों, हर बार वो यही कहते हैं कि मुझे तकलीफ है कि टैक्सी जो सैलरी क्लास है उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लग गए हैं और वहाँ पे
एक ज्यादती हुई है। तो हम जैसे हालात थोड़े से भी बेहतर होते हैं तो सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ देंगे, तो ये उन्हें भी एहसास है। लेकिन ये सब चीजें जब आप कर सकेंगे जब आप नए टैक्स पेयर को लाएं, जब आप नए एवेन्यूज बनाएं टैक्स वसूली के। 40% टैक्स टू जीडीपी उस वक्त आप कर सकेंगे जब नए टैक्स दहंदगान जो हैं आपके टैक्स नेट में शामिल हो, जब आपका टैक्स नेट 14 और 15% हो जो श्रीलंका का है या खित्ते में इंडिया और दूसरे ममालिक का है। अभी 9% तो मुश्किल है। ये जो इक़दाम अभी उठाया गया है इसके बाद तो जाहिर है कि अच्छा खासा इजाफा टैक्स नेट में एक्सपेक्टेड है। तो जब ये बजट आया था और ये नए टैक्सेस का इतलाक लोगों पर किया गया, खासतौर पर सैलरीड पर्सनस पर, ये प्लानिंग तो उसी वक्त हो जानी चाहिए थी कि हम चूंकि टैक्स नेट को आगे इतना बढ़ाने जा रहे हैं तो सैलरीड पर्सनस पर हम इतना ज़्यादा बोझ ना ला दें, क्योंकि 2-3 माह में हमारा टैक्स नेट तो बढ़ जाएगा 30 सितंबर के बाद। तो ये उस वक्त प्लान होना चाहिए जुलाई से पहले। नहीं, इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा। और हमने ताजिर दोस्त स्कीम इंट्रोड्यूस इसीलिए तो कराई थी कि ये उसमें आ जाए तो ये हमें ना करना पड़े। लेकिन ताजिर दोस्त स्कीम को मजाक समझा गया और इसमें नॉन फाइलर जब फाइलर बनते हैं तो वो नील का रिटर्न फाइल कर देते हैं। बहुत लाखों लोग नील का रिटर्न करते हैं, वो फिर टैक्स नहीं मिलता। तो हमने ये भी देखना है कि उनकी आमदनी और उनके अखराजात जो हैं वो मुताबिकत रखते हैं, उनकी ट्रैवलिंग है, उनके क्लबों की मेंबरशिप है, स्कूलों की। तो एक अगर टैक्स दहंदगान पोटेंशियल रखता है उसको टैक्स देना चाहिए तो उसको फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो लिहाजा अभी इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। उसमें एक नॉन फाइलर का था, वो दूर करा। दूसरा था नील का रिटर्न फाइल करना, उसको खत्म करके एक्चुअल आप टैक्स दें, चाहे 60,000 रुपए हो लेकिन 20,000 रुपए हो, लेकिन नील के रिटर्न के बजाय आप वो टैक्स जो आप पे बनता है वो आप दें। तो ये एक मरहला 2-3 महीने से नहीं होना, इसको इसे ग्रेजुअल प्रोसेस। और इंशाल्लाह मेरी बात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और मोहम्मद औरंगजेब साहब से, और पहले नंबर पे सैलरी क्लास जो है उनको रिलीफ दिया जाएगा जैसे ही नया टैक्स आने शुरू होंगे। ठीक है। और ये जो पहला कदम इसको करार दिया जा सकता है, जो IMF के इस वक्त प्रोग्राम से बाहर निकलने की बात की जा रही है कि 3 साल बाद हमारी ये कोशिश होगी कि अगली बार IMF के पास हमें ना जाना पड़े, तो ये इस तरह की और मज़ीद रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत तो है। इस रिफॉर्म को उसका एक नुक्ता आगाज़ समझा जा सकता है? मैं आपसे एग्री नहीं कर पाऊंगा। वो उसकी वजह यह है कि IMF के प्रोग्राम खत्म करने के लिए या कर्जों के डेट जो हमारे हैं उनकी अदायगियों के लिए अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। अच्छा। आने वाले 4 साल में हमें $100 अरब की पेमेंट करनी है, यानी $25 अरब हर साल। इस साल भी हमें $20-21 अरब हमने पे किए हैं। वो पे नहीं करे, उसमें $12 बिलियन रोल ओवर करा लिए हमने। तो ये चीजें कॉस्मेटिक हैं, हमें इनसे निकल के एक्चुअल रीपेमेंटें करनी पड़ेंगी। रोल ओवर की सहूलतें हमने नहीं मांगनी उन ममालिक के पास जाके कि जी इनको तजदीद करा लें इन डिपॉजिट की। नहीं, तो अगर कोई ड्यू हो रहे हैं, मेच्योरिटी है, तो हमें पास इतने फंड्स होने चाहिए कि हम अदायगी कर सकें उन मेच्योरिटीज के ऊपर। तो ये IMF का ख़त्म होना मैं समझता हूँ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, लेकिन हमने उसके सिलसिला शुरू किया है, रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। ये खसारे के लिए तो जाते हैं ना IMF के पास, खसारे को कम करना है। आप खसारा खत्म होगा, IMF खत्म होगा। सही। तो खसारे को खत्म करने के लिए हमें IMF के पास बार बार जाना पड़ता है। करंट अकाउंट खसारा है, हमारा तिजारती खसारा है, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमारे इनकम कम है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें फोर्स करती हैं कर्जे लेने के लिए और IMF के पास जाने के लिए। सही। और इन तमाम अपने खसारों को दूर करने के लिए, IMF के कर्ज को प्रोडक्टिव इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त कोई सोच, कोई पॉलिसी, कोई बड़ी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक थिंक टैंक इस वक्त इन चीज़ों पर सोच रहा है, बैठ रहा है अगले 2-2.5 साल में इस पर कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होना? कमेटी और रेवेन्यू कमेटी का मेंबर हूँ, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू नेशनल असेंबली की। हमने वहाँ पे डेट
डीजी डेट मैनेजमेंट को कहा है कि एक हिकमत अमली दें जो फेज आउट करे हमारे कर्जों को। हमें मेरा ही सवाल था कि नए कर्जे लेने पड़ रहे हैं पुराने कर्जों की अदायगी के लिए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और उस पर सूद बढ़ता जा रहा है, जो कर्ज से भी ज्यादा बड़ा अमाउंट फिर उस पर सूद का हो जाता है। अदायगियां आपके टोटल रेवेन्यू के 50% से ज्यादा बढ़ गए, 50% से ज्यादा बढ़ गए, तो सूद अनसस्टेनेबल हद तक बढ़ गया है। लिहाजा IMF का ये कह देना कि जी हम IMF से जल्दी निकल जाएंगे, ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, कबलस वक्त है, हमें अपने अखराजात कम करें, रेवेन्यू बढ़ाएं, रोल ओवर और इन कर्जों को तजदीद करा के दोबारा अपनी बैलेंस शीट में रख लेना ज़खायर को बढ़ाने के लिए। इससे हमें निकल के हमें अपने रिजर्व, अपने एक्सपोर्ट और अपना FDI की मद से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना होगा, बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने होंगे, जो अभी 9.4 हैं स्टेट बैंक के। ये हमारे एक रिस्पेक्टेबल तो हैं, लेकिन जो हमारी अदायगियां हैं, एक्सटर्नल पेमेंट जिनको कहते हैं, उनसे मुताबिकत नहीं रखते। बिल्कुल ठीक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू होगी। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ज़फ़र पराचा साहब माहिर माशियात ने सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी ज़रा जानेंगे कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को अब $7 अरब का मिल गया है, इससे हमारे एक्सचेंज रेट पर कितना फ़र्क पड़ सकता है। इस वक्त जो एक्चुअल वैल्यू है डॉलर की, अगर वो जो कि बहुत सारे करेंसी एक्सपर्ट और माहिर माशियात हमें बताते हैं, उसके मुताबिक अगर हुकूमत उसको लाने में कामयाब होती है तो महंगाई मज़ीद कम हो सकती है, मुल्की कर्जे उसमें मज़ीद कम हो सकते हैं। ज़फ़र साहब प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। ज़फ़र साहब ये बताइएगा, प्रोग्राम तो हमने बड़ी मेहनत के साथ हमारी हुकूमत ने हासिल कर लिया है, अभी 3 साल में $7 अरब, क्या पाकिस्तान के जो मईशत के बुनियादी मसाइल हैं, ये इसका हल है, इसका इलाज है इस वक्त? ये अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, बात यह है कि ये जो हमारा IMF प्रोग्राम बहाल हुआ है, जैसे आपने कहा कि बड़ी मेहनत से हासिल हुआ है और हमने इसकी बड़ी भारी कीमत अदा की है। तो अल्लाह करे, जैसे हमारे वजीर ख़जाना कह रहे हैं और वजीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की चाल ढाल से या उनके रवैयों से लगता नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि कर्ज लेके खर्च करना ये कोई अक्लमंदी या दानिशमंदी नहीं है। और अभी तक हुकूमत ने कोई खर्चों के ऊपर कोई कट नहीं लगाया, अब कोई ऐसी मिसाल नहीं बनाई कि रज़ाकाराना तौर पे खुद उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी हो। और कर्ज मिलना ठीक है, खुश आइन बात है, लेकिन कर्ज के ऊपर खुश होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो बिल्कुल हैं। IMF से कर्ज मिलने के बाद, क्योंकि ये आपका एक जो फाइनेंशियल एवेन्यू में आप दाखिल हो जाते हैं और आपको एक ब्रांड मिल जाता है कि आपको सर्टिफाई किया है IMF ने, तो दीगर जो आपके डोनर ममालिक या दूसरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जो हैं वो आपको कर्जा देने में बड़ा आसानी महसूस करते हैं। इसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इधर आता है, और जो आपके जो आपका फाइनेंशियल जो आपके हैं वो बेहतर होते हैं और आपका ट्रेड डेफिसिट कम होता है। हर चीज़ फिर अदायगियों में आसानी होती है। जो हमने हर साल तकरीबन $25 अरब देने हैं, तो वो हमारे कर्जे रोल ओवर हो जाते हैं। ओवरऑल बेहतरी की बात है। जैसे कि कल अनाउंसमेंट हुई IMF की जो किस्त की बहाली की, तो आज ही हमने देखा कि इंटरबैंक के अंदर डॉलर का रेट 20 पैसे कम हो गया। लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात है, रिसेशन है, सब कुछ है, तो हमको भी चाहिए बहुत फूंक फूंक के कदम रखें। ख़ास तौर पे यूक्रेन रशिया की वॉर लगी हुई है, इसराइल और फ़लस्तीन की वॉर है, वो बढ़ती जा रही है। अब वो फैल के लेबनान चली गई है, यमन है। तो हमको बहुत एहतियात से काम लेना है, और जो हमको कर्ज मिले उसको हमको सिर्फ और सिर्फ कर्ज की रीशेड्यूलिंग के अंदर ही अदा करना चाहिए, उससे हमको मज़ीद खर्चे नहीं करने चाहिए।
जहाँ तक आपने बात की कि डॉलर का क्या लगता है, तो मुझको डॉलर नीचे लगता है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत ने अभी डॉलर को सपोर्ट किया हुआ है एक्सपोर्टर्स के प्रेशर में आके कि कहीं एक्सपोर्ट गिर ना जाए डॉलर नीचे आने से। ठीक है। जबकि एक्सपोर्टर की कारकर्दगी पिछले 20-25 साल में अच्छी नहीं है। हमको अगर हम डॉलर को सपोर्ट करना बंद कर दें तो 250-60 रुपए पे डॉलर आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो ज़फ़र साहब, ये जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि ये अमाउंट जब आ जाएगा पाकिस्तान के पास, इससे जो एक्चुअल रेट इस वक्त एक्सचेंज रेट आप बता रहे हैं जो वो इस वक्त हुकूमत ने आर्टिफिशियली बड़ा ऊपर रखा हुआ है, अगर उसमें भी कमी हो जाती है तो जो हमारे ओवरऑल मुल्क पर इस वक्त कर्जे हैं वो भी कम हो सकते हैं। फिर ये जो महंगाई इस वक्त ऑलरेडी सिंगल डिजिट में आ सकती है, थोड़ा मज़ीद नीचे आ सकती है, उससे जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी थोड़ा सा और मज़ीद मार्जिन मिल जाएगा हुकूमत को कम करने का, क्योंकि अभी भी स्टेट बैंक ने जो ड्यू रिलीफ था वो तो नहीं दिया अपनी इंडस्ट्री को, वरना बिजनेस एक्टिविटी और ज़्यादा जनरेट हो सकती थी। देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट जो हमारा मंजूर हुआ है इसकी वजह से हमारा लार्ज ऐसा LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो बेहतर होगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगी। जैसा आपने फरमाया इंटरेस्ट रेट लाजमी कम होगा, और जो इस वक्त जो स्टेट बैंक ने किया है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब किया है क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन प्लस 3% जो इस वक्त एक सेट लॉ है उसको भी हम तोड़ चुके हैं, उसके हम थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जो इन्होंने नीचे किया जितना वो तो सही किया, लेकिन इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कम होगा और होना चाहिए, जिसका गवर्नर स्टेट बैंक ने भी अदा किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल बेहतरी होगी, महंगाई में कमी होगी मजीद। वैसे तो अभी हम कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आ गई है, लेकिन ये जो महंगाई कम होने के जो फवाइद हैं वो आवाम को पास ऑन नहीं हुए अभी तक। वो जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो उनका काम को पास ऑन कराना, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की एक अच्छी पिक्चर आई है सामने, हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे आर्मी चीफ ने और उनकी टीम ने, स्टेट बैंक गवर्नर, वजीर आजम साहब ने जो कोशिशें की थी, अब उसके रिजल्ट्स आने का वक्त आ गया है। और ख़ास तौर पे जो सियासी अफरा तफरी थी वो कम हो गई है, और उम्मीद रखते हैं कि आगे भी सियासी जमातें मिसाक़ मईशत करेंगी और जो भी अपना वो एजिटेशन करें, धरने वगैरह ना दें, जल्द से जुलूस करें, एक हद में रह के अपना करें। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में अनरेस्ट कम होगा और तरक्की हम लोग तेजी से करेंगे वापस। ठीक है, लेकिन चलिए सियासी जमातें तो अपने एंड से जो अपना उनका इनपुट है या जो उन्हें करना है वो करती रहेंगी, लेकिन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को या हमारे फाइनेंशियल थिंक टैंक्स को करना था इन 8-9 माह में, अभी तक उन्होंने क्या किया है? ये अभी भी हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि हमें अगर अगला IMF प्रोग्राम नहीं चाहिए और इस प्रोग्राम को आखिरी बनाना है तो हमें ये करना चाहिए। अभी भी हम मुस्तकबिल में सोच रहे हैं कि हम करेंगे, अभी तक तो कहीं कोई चीज़ शुरू नहीं की जा सकी, और अगर की गई वो एक टैक्स रिफॉर्म की सूरत में तो वो हम ताजिर दोस्त स्कीम का हाल देख रहे हैं, वहाँ पर कोई कामयाबी नहीं मिली, कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है चूँकि हुकूमत ने उस पूरे अमल को इतना मुश्किल बनाया हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मैंने आपसे पहले भी थोड़ी देर पहले कहा कि हुकूमत की तरफ से बचत की स्कीमें, यानी कि खर्चा कम करने की, अभी तक कर्ज के ऊपर डिपेंड करना, और जो आपने ताजिर दोस्त के जिक्र किया या मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग, उसके ऊपर हुकूमती सतह पे, सियासी सतह के ऊपर हमें कोई बिल नजर नहीं आती। और वो जो टैक्सेस का जो बेस बढ़ाने की बात है उसमें भी कोई भी हुक्मरान जमातें हों या सियासी जमातें हों, उनकी कोई बिल वो अपने वोटर को पहले देखती हैं कि हमारी वोट खराब ना हो, अपनी सियासत को पहले देखती हैं, और मुल्क को उन्होंने सबसे आखिरी लाइन में रखा हुआ है। तो अभी तक तो जो आपने फरमाया कि 8-9 माह से, जैसे कि देखिए एक ऐसा ही मुसीबत है जो पिछले दिनों उसका बड़ा जिक्र हो रहा था, अब वो बहुत अरसे से हम देखते हैं कि कहीं नजर नहीं आ रहा। हालांकि बात ये हो रही थी कि उसके तहत बहुत सी इन्वेस्टमेंट भी आएगी और कानून साजी भी होगी और उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है हम ये देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होने के बावजूद भी जो SIFC है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। हालांकि उसमें अच्छा ज़फ़र साहब, इसमें जो रिसेंट अभी अपडेट आई है टेक्सटाइल सेक्टर में, हमारे मुल्क का ज़ाहिर इंडस्ट्री का एक बड़ा अहम शोबा है, तो उसमें
2 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो SIFC के थ्रू अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके इस वक्त आ रही हैं और ज़ाहिर है आने वाले दिनों में अब ये इसकी मज़ीद भी डिटेल सामने आएंगी। अभी ये एक इनिशियल लेवल की खबर है, लेकिन ये SIFC कहीं ना कहीं बहरहाल वो अपना एक किरदार इस सूरत में अदा कर रहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को राज़ी तो कर रहा है, लेकिन हमारे मुल्क की इस वक्त जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट जिसका आपने भी जिक्र किया, उसके होते हुए उनका काम भी तो बहुत मुश्किल हो गया है ना। जी, उनका काम बहुत मुश्किल हो गया है, खास तौर पे जो सिक्योरिटी हैजट है उनके लिए, और ख़ास तौर पे जो सिंध गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जो कंडीशंस लगाई हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते विदाउट बुलेट प्रूफ कार, विदाउट स्पॉट, यानी कि जिसको नहीं भी पता हो कि वे चाइनीज जा रहे हैं तो उसको पता लग जाए। तो इस बात से जो चाइनीज इन्वेस्टर है और चाइनीज जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाला है और उनके लिए मुश्किल हो गई है। और कुछ कंपनीज को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने बिजनेसेस फिलहाल यहाँ पे क्लोज कर दी है। अब जो बात हो रही है टेक्सटाइल जोन बनने की, एक्सपोर्ट फ्री जोन बनने की, जैसे मैंने आपसे कहा पहले कि हमने इसकी बड़ी भारी कीमत अदा की है, तो IMF की ये भी शर्त है कि अब आपके यहाँ कोई नए टैक्स हॉलीडे या एक्सपोर्ट फ्री जोन नहीं बनेंगे। बिल्कुल। तो ये भी एक मसाइल है, हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सी चीजों में, लेकिन अगेन हुकूमत सीरियस नजर नहीं आती इन चीजों को ठीक करने में। वो सिर्फ और सिर्फ इस तरफ लगे हुए हैं कि कर्जे लें और खर्च करें, बजाय ये कि कर्ज लेके कर्ज की पेमेंट हो। ऐसा नहीं है, जबकि IMF ने भी अब पाबंदी लगाई है कि आप जो हमसे कर्ज लेंगे वो उसका कर्ज की अदायगियों में करेंगे, ये नहीं कि आप उसको दूसरी जगह खर्च करें। तो अगेन मैं ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र पारसा साहब, मैं गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।